नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैथ कंपटीशन का जो वीडियो है वो गुणनखंड और गुणज के बारे में कुछ हम बताने चले हैं। गुणनखंड और गुणज के हम समान गुणों को देखेंगे। हमको पहले समझना चाहिए कि गुणनखंड का सही अर्थ क्या होता है। तो अपवर्तक होता है। और अपवर्तक क्या होता है कि जिस संख्या से दी हुई संख्या में भाग लें। अगर किसी संख्या का अपवर्तक पूछ रहा है तो ये समझ लेना है कि उस संख्या में भाग किस संख्या से लगता है। जैसे कि 6 का अपवर्तक चाहिए तो हम 6 का सबसे पहले क्या करेंगे, उन संख्याओं को ढूंढेंगे जिससे भाग लगता हो। जैसे कि 2 से 6 में भाग लग जाता है। 2 से जब हम भाग करते हैं तो 2 से 3 बार में भाग लगता है। इससे यह पता चलता है कि 6 में 2 से भी भाग लगता है, 3 से भी भाग लगता है, और इतना ही नहीं, 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी भाग लगता है, 3 से भी भाग लगता है और 6 से भी भाग लगता है। क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग लगता ही रहता है और कोई भी संख्या में उसके स्वयं से तो भाग लगेगा ही। अर्थात 6 में हम 1, 2, 3, 6 सभी संख्याओं से भाग कर सकते हैं। अर्थात 6 का जो गुणनखंड है अर्थात अपवर्तक है, ये क्या आएगा कि 1, 2, 3 तथा 6 ये गुणनखंड या अपवर्तक है 6 का। तो ये था अपवर्तक कि जिस संख्या से दी हुई संख्या में अगर भाग लग रहा है तो वह संख्या अपवर्तक है। आपको पूछा जाए कि 24 का अपवर्तक क्या होगा, तो 24 का अपवर्तक पूछेगा तो हमको क्या ध्यान रखना है कि 24 में भाग किस किस संख्या से लग जाएगा। जैसे कि 1 से तो भाग लगेगा ही और 2 से तो भाग लग ही जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट अंत में 4 है। हम विभाज्य के नियम में बतलाए हैं कि अंत में जब 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो 2 से भाग लग जाता है। तो 24 में 2 से भाग लग गया। अब आगे की संख्या अगर कठिन लग रहा है तो एक काम कीजिए, यहाँ पर आप पहले से 24 डाल दीजिए। इसके बाद क्या देखते हैं कि 1 गुना 24 बराबर 24। फिर 2 से 24 में भाग कीजिए, कितना आएगा 12, अर्थात 12 से भी भाग लगता है। इसके बाद 3 से भी 24 में भाग लगता है, क्योंकि 4, 2, 6 विभाज्य के नियम में हमने क्या पढ़ाया था कि संख्या के अंकों को जोड़िए और 3 से भाग दीजिए। 4, 2, 6 में 3 से भाग लगता है, अर्थात 24 में 3 से भाग लगेगा। फिर 4 से भी भाग लगेंगे। तो 4 से जब भाग लगेगा, क्योंकि अंतिम 2 अंक देखना है, ये तो 2 अंक है ही, 4 के पहाड़ा में आता है 24, तो 4 से भाग लग जाएंगे। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि 3 8 24, तो 8 यहाँ होंगे और 4 6 24, तो 6 भी यहाँ पर हो जाएंगे। तो क्या देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, ये 24 के गुणनखंड होते हैं। वहीं हम अगर 18 के गुणनखंड की बात करें तो क्या मिलेगा कि 1 से भी भाग लग जाएगा 18 में, 2 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा। अब आगे देखना है तो यहाँ 18 रखिए और 1 से 18 में भाग दीजिए तो कितना आता है 18, और 2 से भाग दीजिए 18 में तो कितना आता है 9, और 3 से भाग दीजिए 18 में तो कितना आता है 6, और 4 तो होगा नहीं, 5 तो होगा नहीं, और 6 तो आ चुका है। अर्थात हम क्या देखते हैं कि हमारा जो गुणनखंड है वो 1, 2, 3, 6, 9, 18 है। तो ये है गुणनखंड जिसको हम कहते हैं अपवर्तक। अपवर्तक के बाद हमको क्या देखना है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड जिसको हम समापवर्तक कहते हैं। ये है समापवर्तक। अर्थात समापवर्तक का अर्थ होता है सम का अर्थ बराबर, मतलब बराबर, इसमें भी वही गुणनखंड और इसमें भी वही गुणनखंड। ऐसे गुणनखंड को हम क्या कहेंगे, सर्वनिष्ठ गुणनखंड कहेंगे। तो इस सर्वनिष्ठ गुणनखंड से हमको क्या पता चलता है कि यहाँ 1 दोनों में है तो इसका सर्वनिष्ठ गुणनखंड 1 है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड 1 है। 2 दोनों में है तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड 2 है। 3 दोनों में है तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड 3 है। 4 दोनों में नहीं है तो वो सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 6 दोनों में है तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड हमारा 6 है। तो इसके बाद कोई सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलता है। तो ये सर्वनिष्ठ गुणनखंड को हम समापवर्तक कहते हैं। अब हम चलते हैं महत्तम समापवर्तक की ओर। कहाँ चलते हैं, HCF, अर्थात
महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा जो आ जाए ना, सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा जो समापवर्तक हो, सबसे बड़ा गुणनखंड नहीं, सबसे बड़ा समापवर्तक जो कि 6 है, और यही हमारा महत्तम समापवर्तक 6 हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं कि गुणनखंड तो समझ गए हैं, अब हम अपवर्त की ओर आते हैं। अपवर्त अर्थात गुणज की ओर आते हैं। तो अपवर्त का अर्थ होता है कि जिस संख्या में दी गई संख्या से अगर जो संख्या दिया गया है उससे जिस संख्या में भी भाग लग जाए, जैसे अगर हम 6 की चर्चा करें तो 6 के पहाड़ा में जितने भी संख्या आते हैं सबके सब अपवर्त होते हैं, जैसे 6, 12, 18, 24, 30 इत्यादि। तो पहाड़ा में जितने भी संख्या आते हैं तो वो जिसका पहाड़ा होता है उसका अपवर्त होता है। इसके बाद हम क्या समझेंगे? समापवर्त। अपवर्त के बाद क्या पढ़ते हैं? समापवर्त। ये सर्वनिष्ठ अपवर्त है। तो हम अगर दो संख्या को ले और दोनों का हम अपवर्त देखें तो क्या देखते हैं कि 18 और 24 के अपवर्त का अगर हम चर्चा करें तो क्या हम पाते हैं कि 18 के पहाड़ा में 18 के 18, 18 दूना 24, 18 त्रिक 54, 18 चौक 72, 18 पंच 90, 18 छक्के 108, इस तरह से 18 का पहाड़ा चलते रहता है। और हम 24 के पहाड़ा में क्या देखते हैं कि 24 के 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 पंच 120, इस तरह से 24 का भी पहाड़ा चलता है। तो इसमें समापवर्त यदि ढूंढना है तो हमें ये देखना होगा कि कौन ऐसा अपवर्त है जो दोनों में है। तो उसमें सबसे पहला अपवर्त 72 है जो दोनों में है। इसके बाद भी अपवर्त दोनों में होंगे, लेकिन लघुत्तम समापवर्त का अर्थ होता है, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, कि सबसे छोटा अपवर्त कौन है। तो सबसे छोटा अपवर्त तो 72 ही होंगे। तो हमारा लघुत्तम समापवर्त यही 72 हो जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ दिखला देते हैं कि 18 का 18 के 18, 18 दूना 36, 18 तिरिक 54, 18 चौक 72, और 24 को देखते हैं, 24 के 24 दूना 48 और 24 तिया 72। तो हम पहला गुणनखंड यही देखते हैं, गुणनखंड नहीं, पहला अपवर्त हम यही देखते हैं जो 72 है, जो दोनों में है, अर्थात हमारा लघुत्तम समापवर्त अर्थात एलसीएम। ये क्या होंगे? 72। अब गुणनखंड पर आधारित ये वीडियो है, इसलिए गुणनखंड के बारे में कुछ हमको सतर्क रहना होगा और जानना होगा कि केवल एक ऐसा गुणनखंड होते हैं, एक के केवल एक ही गुणनखंड होते हैं, एक के केवल एक गुणनखंड होते हैं और वे स्वयं ही होते हैं एक। दूसरी बात है कि 2 के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 2 का गुणनखंड एक तो 1 हो जाएगा और एक स्वयं वो 2 है। और 2 गुणनखंड जिसके होते हैं उसको हम आभास संख्या कहते हैं, अर्थात 2 एक आभास संख्या है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, क्योंकि एक के 2 गुणनखंड होते ही नहीं है। तो एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। 2 सबसे छोटी सम आभास संख्या है। 2 आभास संख्या तो है ही, लेकिन वो सम भी है, इसलिए 2 सबसे छोटी सम आभास संख्या है। 3 सबसे छोटी विषम आभास संख्या है। 3 सबसे छोटी, विषम तो वो है ही और अभाज्य भी है, लेकिन विषम में सबसे छोटी आभास संख्या है, लेकिन 3 सबसे छोटी आभास संख्या नहीं है, इसका ध्यान रखना है। और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या में अक्सर विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं, वो 2 को लिख देते हैं कि 2 सबसे छोटी आभास संख्या। ऐसा आप लोग गलती नहीं करेंगे, क्योंकि 2 सबसे छोटी आभास 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या नहीं, 2 सबसे छोटी आभास संख्या है और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो ये आज का वीडियो रहा गुणनखंड और गुणज और उसके गुण के बारे में। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाते समय हमें कुछ समस्याएं होती है, जैसे कि बोर्ड का क्लीन नहीं देखना, मार्कर में भी कुछ प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारी परेशानी रहती है। ये शुरुआत में इस तरह की परेशानी हर कोई को होती है। आशा करते हैं कि वीडियो पर आप लोग बने रहेंगे और हम आपको अच्छी तरह से वीडियो देते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।